सोचिए जरा, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जिसके शहर इतने एडवांस थे, बाजार हमेशा चहल पहल से भरे रहते थे, और फिर सब कुछ बस खत्म हो जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हमारे ही इतिहास का एक बहुत बड़ा सच है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे उस खोई हुई दुनिया की राख से भारत के पहले महान साम्राज्य का जन्म हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जिसने इस देश की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। बात है करीबन 1900 ईसा पूर्व की। हड़प्पा सभ्यता, जो अपने समय से कहीं आगे थी, अपने परिकल्पित शहरों और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी जाती थी, अचानक से ढह गई। और इसके साथ ही वो शहरी जिंदगी जिसे वो जानते थे, वो भी खत्म हो गई। इसने इतिहास में एक बहुत बड़ा गैप छोड़ दिया, करीब करीब 400 सालों का। ये एक ऐसा दौर है जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, कोई बड़ी इमारतें नहीं हैं, बस एक गहरी खामोशी है। जी हाँ, पूरे 400 साल इतिहास के पन्ने इस दौर में लगभग कोरे हैं। इसे भारत के इतिहास का एक तरह का डार्क एज भी कह सकते हैं। लेकिन जब ये अंधेरा छंटता है तो जो दुनिया सामने आती है वो पहले से बिल्कुल अलग है। बड़े बड़े शहर गायब हो चुके हैं और उनकी जगह अब छोटे छोटे गांव बस गए हैं। लोग एक शहरी जिंदगी से वापस एक कबीलाई और ग्रामीण जीवन शैली में लौट चुके थे। ये जो नए लोग थे, जिन्हें हम वैदिक लोग कहते हैं, वो एक ग्रामीण समाज थे। उनकी जिंदगी मवेशियों और छोटे छोटे कबीलों के आसपास ही घूमती थी। हड़प्पा के लोगों की शहरी और व्यवस्थित दुनिया से ये एकदम अलग थे। लेकिन उनके पास एक चीज थी, एक ऐसी तकनीक जिसका हड़प्पा के लोगों को कोई अंदाजा तक नहीं था, और यही तकनीक सब कुछ बदलने वाली थी। वो तकनीक थी लोहा, और ये एक असली गेम चेंजर था। देखिए, हड़प्पा के लोग कांस्य यानी ब्रॉन्ज के इस्तेमाल में तो माहिर थे, लेकिन वैदिक लोगों ने लोहे को गलाने और उससे हथियार और औजार बनाने का राज खोज लिया था। ये सिर्फ एक धातु बदलने जैसा नहीं था, ये ब्रॉन्ज एज से आयरन एज में एक बहुत बड़ी छलांग थी, और इसके नतीजे जबरदस्त होने वाले थे। कांस्य महंगा था, हर किसी के बस का नहीं था, लेकिन लोहा सस्ता भी था और मजबूत भी। तो देखिए कि इस क्रांति ने कैसे काम किया। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से गंगा के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन हो गया, जिससे खेती के लिए नई नई जमीनें मिली। लोहे के फाल वाले हलों ने जमीन की गहरी जुताई की, जिससे पैदावार में एक जबरदस्त उछाल आया। पहली बार जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। और हाँ, लोहे के हथियारों ने लड़ाई को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया था। मतलब साफ था, ज्यादा खाना यानी ज्यादा आबादी, और ज्यादा आबादी और संसाधन का मतलब था ज्यादा लड़ाइयाँ। और ये सब कुछ करीबन 600 ईसा पूर्व में अपने पीक पर पहुंच गया। इतिहासकार इस दौर को परिवर्तनशील काल कहते हैं, यानी एक बड़े बदलाव का दौर। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था, पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची थी। ये वही समय है जब भारत में बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारक नए रास्ते दिखा रहे थे, तो दुनिया के दूसरे कोनों में कन्फ्यूशियस और सुकरात जैसे दार्शनिक भी समाज को बदल रहे थे। हर तरफ नए विचार, नए धर्म और नई राजनैतिक ताकतें उभर रही थी। खेती में आई इस क्रांति का सीधा नतीजा हुआ नए शहरों और राज्यों का उदय। इन्हें नाम दिया गया महाजनपद। संस्कृत में इसका मतलब है महान क्षेत्र। आप इन्हें प्राचीन भारत के पहले राज्यों की तरह समझ सकते हैं। 16 बड़े बड़े राज्य थे, कुछ में राजा थे तो कुछ गणराज्य थे, और ये सब के सब आपस में एक दूसरे पर हावी होने के लिए लगातार लड़ रहे थे। ये एक तरह से पॉलिटिकल चेस का एक बहुत बड़ा गेम था, जहां हर कोई दूसरे को मात देने में लगा। तो इस जंग के मैदान में जहां 16 खिलाड़ी लड़ रहे थे, एक राज्य ऐसा था जो बाकियों से एक कदम आगे था। उसके पास बेहतरीन रणनीतिक लोकेशन थी, उसके इरादे मजबूत थे, और उसके पास वो लीडरशिप थी जो इस बेरहम दौर में जीतने के लिए चाहिए थी। उस राज्य का नाम था मगध। तो मगध की कहानी की असली शुरुआत होती है हर्यक वंश से, जिसकी नींव रखी राजा बिंबिसार ने करीबन 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार बहुत ही चालाक शासक था। उसने सिर्फ लड़ाई से ही नहीं, बल्कि शादियों से भी अपना साम्राज्य फैलाया। उसने कोसल और वैशाली जैसे ताकतवर राज्यों से रिश्ते जोड़े और अंग जैसे राज्यों को सीधे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने करीबन 52 साल तक राज किया और मगध की ताकत की नींव रखी। लेकिन सत्ता का रास्ता अक्सर खून से होकर गुजरता है, और यहाँ तो खुद का ही खून बहाया गया। एक बहुत ही क्रूर परंपरा की शुरुआत करते हुए उसी के बेटे अजातशत्रु ने उसे कैद किया और मार डाला, और खुद सिंहासन पर बैठ गया।
और ये खूनी खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद में अजातशत्रु को भी उसी के बेटे ने मार डाला। ये एक पैटर्न बन गया था, पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठना। ये दिखाता है कि मगध की सत्ता के गलियारों में महत्वाकांक्षा कितनी ज्यादा थी। ये एक ऐसा राज्य था जिसे खून और लोहे के बुनियाद पर बनाया जा रहा था, जहां सत्ता के लिए परिवार और रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे। हर्यक वंश के बाद सत्ता आई शिशुनाग वंश के पास, जिसने अवंती जैसे बड़े दुश्मन को हराकर सेंट्रल इंडिया में मगध का दबदबा बनाया। और फिर आए नंद वंश। नंदों ने मगध साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी हद तक पहुंचाया। वो अविश्वसनीय रूप से ताकतवर और अमीर थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और हजारों की तादाद में जंगी हाथी थे। इस वंश का आखिरी राजा था धननंद। ताकत और दौलत तो उसके पास बहुत थी, लेकिन वो अपने लालच और घमंड की वजह से लोगों के बीच काफी बदनाम भी था। और जब वो अपनी दौलत के ढेर पर बैठा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि पश्चिम से एक ऐसा तूफान आ रहा है जो उसकी ताकत की जड़ों को हिलाकर रख देगा। 326 ईसा पूर्व में ये तूफान भारत पहुंचा। इसका नाम था सिकंदर, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब हुआ ये कि नंदू की विशाल सेना की कहानियों ने सिकंदर के सैनिकों का हौसला तोड़ दिया और वो वापस लौट गए। लेकिन सिकंदर के आने से पूरा इलाका अस्थिर हो गया। इसने नंद साम्राज्य की कमजोरियों को दुनिया के सामने ला दिया और उसकी अपनी प्रजा के बीच नफरत के बीज बो दिए, जो पहले से ही अपने राजा के जुल्मों से तंग आ चुकी थी। तो अब सिचुएशन ये थी कि सिकंदर जा चुका था और एक पावर वैक्यूम बन गया था। भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य कमजोर था और लोग राजा से नफरत करते थे। स्टेज तैयार था एक नए किरदार के लिए, एक ऐसे नौजवान के लिए जो इतिहास के पन्नों से निकलकर न सिर्फ नंदों को उखाड़ फेंकेगा, बल्कि भारत का पहला सच्चा साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। और उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य।